प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ एक कहानी का वीडियो लेकर। बच्चों, आपने ढेरों कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। क्या आपने कभी किसी जंगली, खतरनाक, खूंखार जानवर की कहानी सुनी है? बच्चों, कुछ जंगली जानवरों के नाम बताओ। हाँ, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, भेड़िया, भालू। बहुत अच्छे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कुछ जंगली जानवर मांसाहारी होते हैं। ये मांस खाते हैं। ये अपनी भूख शांत करने के लिए अन्य छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये उन्हें मारकर खा जाते हैं और ये तब खतरनाक ज़्यादा होते हैं जब इन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। जब इन जानवरों को किसी से खतरा हो तो ये बड़े खूंखार और ख़तरनाक हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक खतरनाक और खूंखार जानवर की कहानी पढ़ने वाले हैं। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ 11 जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ पढ़ेंगे। इस कहानी में एक खूंखार खतरनाक जानवर होता है और वह एक दिन गांव में घुस आता है। तो देखते हैं ये मीरा बहन कौन है और बाघ ने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। स्थापना समझते हैं ना आप? शुरुआत की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को एक ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे।
बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मीरा बहन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वे महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत में आकर रहने लगी और उन्होंने आज़ादी के 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। मीरा बहन का बहुत सा समय पशुओं की देखभाल में बीतता था। उस गेवली गांव के पास ही एक जंगल था और जंगल की कटाई होने के कारण अक्सर जो जंगली जानवर थे वो शिकार की तलाश में गांव में घुस आते थे। एक बार एक बाघ गांव में घुस आया और उसने एक गाय को मार डाला। अब गांव वालों को बड़ी चिंता सताई, तो गांव वाले जो थे वो मीरा बहन के पास गए और उन्होंने उनसे अपनी चिंता जताई। और उसके बाद गांव वालों ने योजना बनाई कि क्यों ना एक पिंजड़ा तैयार किया जाए, जिस एक बकरी बांध दी जाए। उस बकरी के मिमियाने की आवाज़ सुनकर बाघ शिकार करने के लिए आएगा और जैसे ही बाघ उस पिंजड़े के पास आएगा, बकरी की तरफ बढ़ेगा, उस पिंजड़े का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और बाघ पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने मीरा बहन के आश्रम के पास ही इस तरह का एक पिंजड़ा तैयार करके रख दिया। और सुबह जब गांव वाले देखने आए तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद मिला। तो सबने सोचा, अरे वाह, लगता है बाघ पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास आए, उन्होंने देखा पिंजरा तो खाली है, बाघ तो उसमें है ही नहीं। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मीरा बहन के पास चले, आश्रम पास में है तो ज़रूर रात को क्या हुआ उन्हें पता होगा। जैसे ही वे मीरा बहन के पास गए, उन्होंने पूछा कि क्या आप जानती हैं रात को क्या हुआ? पिंजरा तो बंद है। तो मीरा बहन ने कहा, भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा कि बाघ को धोखा दे के क्यों पकड़ा जाए, तो मैंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बच्चों, क्या लगता है आपको, मीरा बहन के ऐसा करने के पीछे उनका कौन सा स्वभाव है? सोचिए। हाँ, मीरा बहन पशुओं की देखभाल करती थी, तो उन्हें पशुओं के प्रति एक तो स्नेह था और वे पशुओं के प्रति दयालु थी। इसलिए मीरा बहन नहीं चाहती थी कि हम धोखे से बाघ को पकड़ें। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कहानी। आइए अब हम करते हैं कहानी से कुछ गतिविधियाँ, कुछ बातें जो कि इस कहानी पर आधारित है। चलिए शुरू करें कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज आपकी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। बच्चों, मेरे अनुसार इनमें कोई भी चीज अपने आप में खतरनाक नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल सावधानी से करें तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सी असावधानी हुई तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बिजली को लें, थोड़ी सी असावधानी होने पर हमें करंट लग सकता है। बच्चों, क्या कभी आपके साथ
या आपके किसी जानकार के साथ इन दी गई चीज़ों में से किसी चीज़ के असावधानी से प्रयोग के कारण कोई दुर्घटना घटी है? यदि ऐसी कोई घटना आपको याद है तो आप अपनी नोटबुक में उस घटना को लिखिए। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। अगली गतिविधि है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। आपके हिसाब से इन जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। इन जंतुओं के नाम हैं भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। जिनके नाम पर आपने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, सही बताया। ये जानवर तब खतरनाक होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं, जब उन्हें हमसे खतरा महसूस होता है ना? चलिए, अगली गतिविधि पिंजड़ा। बच्चों, आपने चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखा है? चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता? चूहे का पिंजरा जालीदार होता है। उसमें एक दरवाज़ा होता है जिसका रास्ता एक टीन की पत्ती से बना होता है। यह तार के लीवर से नियंत्रित होता है। लीवर का ऊपरी हिस्सा पिंजड़े की रोटी से जुड़ा होता है। चूहा रोटी के लालच में जैसे ही दरवाजे की पत्ती पर आकर उसकी रोटी की तार को हिलाता है, जिस पे रोटी लगी हुई है, तब क्या होता है? दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा उसके प्रयास से कभी नहीं खुलता और वह कैद हो जाता है। होता है ना ऐसा? गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? बताइए। और क्यों? बच्चों, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। क्या किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना, कैद करके रखना सही है? बताइए, सही है या गलत? हाँ, शाबाश। किसी भी जीव जंतु को, पक्षी को कैद करके रखना, पिंजड़े में बंद करके रखना गलत है। जिस तरह से हम आज़ादी की सांस लेना चाहते हैं, वे भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हमें बिना वजह के किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें कैद में नहीं रखना चाहिए। हर कोई स्वतंत्र रहकर खुश है। ठीक है बच्चों? जिस तरह गांव वालों ने बाघ को पकड़ने की योजना बनाई, सोचो यदि आपके घर में कोई बिल्ली हर रोज आकर दूध पी जाती हो और आप उस बिल्ली से बड़े परेशान हैं, तो आप उस बिल्ली को कैसे पकड़ेंगे? क्या योजना बनाएंगे? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएंगे? क्या उपाय करेंगे कि बिल्ली बार बार आकर दूध ना पिए? तो सोचिए और
लिखिए अपनी योजना। बच्चों, आइए कुछ चित्र देखें। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं। देखिए और बताइए ये व्यक्ति कौन है। पहला चित्र चरखा, दूसरा चित्र जेब घड़ी, और ये चित्र देखिए 3 बंदर, एक आंखों पर हाथ रखे हुए है, एक बंदर ने मुंह पर हाथ रख रखा है और एक बंदर ने कान बंद किए हुए हैं। 3 बंदरों का चित्र। अगला चित्र खड़ाऊ, और अगले चित्र में चश्मा, और ये लाठी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि यह व्यक्ति कौन है। शाबाश, ये हैं महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ, जिसका नाम है कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। दी गई चीजें क्या हैं? बताइए। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। ये क्या है? शाबाश, ये शहर या नगर हैं। अब देखते हैं अगली चीजें। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। ये क्या है? हाँ, मिठाइयाँ। चलिए देखें अगली चीजें क्या हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये नदियां हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। ये क्या है? बहुत अच्छे, ये सब वृक्ष हैं, पेड़ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली चीजों की तरफ। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। ये क्या है? हाँ, ये सब अनाज हैं, अन्न हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये क्या है? बहुत अच्छे, ये पोशाक हैं, वस्त्र हैं। शाबाश। अरे, ये किसकी आवाज है? पहचानो। सही बताया, ये तो कोयल की आवाज है। और ये आवाज, ये किसकी है? ये तो बकरी के मिमियाने की आवाज है। बच्चों, जिस तरह से कोयल की बोली को कूकना कहते हैं, बकरी की बोली को मिमियाना कहते हैं, मक्खी की बोली को भिन भिनाना कहते हैं, ऐसे ही अलग अलग जानवरों की बोलियों के अलग अलग नाम हैं। तो चलिए कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनकी बोली के नाम दिए गए हैं। तो ढूंढ निकालिए किस जानवर की बोली को क्या कहते हैं। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। जानवरों के नाम हैं भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी, शेर, गधा, गाय, कुत्ता। और बोलियों के नाम हैं मिमियाना, रंभाना, चिंघाड़ना, हिनहिनाना, रेंकना, रंभाना, भौंकना,
दहाड़ना। तो देखें, भैंस की बोली को क्या कहते हैं? शाबाश, रंभाना। और घोड़ा हिनहिनाता है, तो घोड़े की बोली का नाम हिनहिनाना। हाथी चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ता है ना। बकरी मिमियाना। शेर दहाड़ना। गधे की बोली को क्या कहते हैं? रेंकना। और गाय, गाय की बोली भी भैंस की तरह रंभाना। कुत्ता शाबाश, ये तो सबको पता है, भौंकना। बच्चों, आपके सामने एक वाक्य दिया गया है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। आपको यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है? चलिए एक बार फिर से पढ़ें। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। लगा कुछ अटपटा? तो चलिए इसे ठीक करें। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो इसमें क्या गायब था? मैं के बिना यह वाक्य अधूरा और अटपटा लग रहा था। अब इसी तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए इन्हें ठीक करें। पहला वाक्य है, धूप बैठकर ढोकला खाया। करिए इसे ठीक। शाबाश, धूप में बैठकर ढोकला खाया, तो इसमें क्या गायब था? मैं। जब तक मैं नहीं लगेगा यह वाक्य अटपटा ही लगेगा। तो सही वाक्य क्या है? धूप में बैठकर ढोकला खाया। अगला वाक्य, पुतुल काम करने मना कर दिया। फिर पढ़ें। पुतुल काम करने मना कर दिया, तो कीजिए इसे सही। सही वाक्य बनेगा, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। तो हमने पुतुल ने लगाया, काम करने से मना कर दिया और से लगाया। अगला वाक्य, लता सब मूंगफली खिलाई। कीजिए इसे सही। शाबाश, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अगला वाक्य, पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। फिर पढ़ें। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। सही वाक्य क्या होगा? पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। शाबाश, आपने सही किया। बच्चों, अब वे सही शब्द फिर से लिखो जिन्हें आपने जोड़ा है। वे शब्द जिन्हें जोड़कर आपने इन वाक्यों को ठीक किया है। तो बच्चों, ये तो थी हमारी आज की कहानी मीरा बहन और बाघ और उससे जुड़ी हुई कुछ गतिविधियाँ। आइए अब सुने एक कहानी की कहानी। आपको घर में कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है और क्यों? अपने उत्तर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी की कहानी। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप, बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने सुनाने से कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे।
कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाच कर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या आपके इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें, इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या आपने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। ये कहानी है सिंह की श्रीगाल कथा। सिंह श्रीगाल कथा। इनमें से आप कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी आपने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें आप अपने बच्चों को भी सुनाएंगे और पढ़ाएंगे और इन्हें आपके बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना? तो बच्चों, मैं आरती सेठी अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक ढेरों कहानियाँ पढ़ें, सुनें और सुनाएं। धन्यवाद।